माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हेडिंग पे गौर करें तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में, सब शेल्स में, और ये कुछ रूल्स या प्रिंसिपल उनको फॉलो करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ऑफ बा प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आज आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको हुड्स रूल ये स्टडी करूं। अब ना इन तमाम प्रिंसिपल या रूल्स इनको स्टडी करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ना, ये हमने क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते वक्त इनको पढ़ा था, तो जरा उन पॉइंट्स को जरा मद्देनजर रखें। पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं नंबर 1 पे, वो आपने ज़हन में रखनी है कि एन ऑर्बिटल एस पी एक्स पी वाई पी जी डी एक्स वाई डी वाई डी वाई जी डी जेड एक्स, दीज आर ऑर्बिटल्स। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। ये मैंने पहले भी 2-3 दफा आपसे शेयर किया। दोबारा देखो, मैंने क्या कहा कि एन ऑर्बिटल माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये मैंने आपसे कहा एस बी है, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, डी एक्स वाई, ऑल दीज आर ऑर्बिटल्स। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाते हुए बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। यानी ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ये हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। अब तीसरी बात, अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट के शेल दैट हैज K shell that has maximum 2 electron. We have the L shell, it can accommodate maximum 8 electron. We have M shell, it can accommodate maximum 18 electrons. यहां जो N है ना, N is the principal quantum number. अगर N 1 होगा, I mean K shell की बात हो रही है, तो यहां 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर N 2 होगा तो L shell की बात हो रही है, और अगर आप यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, तो एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं, एंड सो ऑन। तीसरी बात स्टूडेंट, एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटम नंबर पढ़ते हुए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 × 2l + 1। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that are accommodated in a subshell। तो सबशेल के अंदर ये सबशेल्स उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अकोमोडेट करना। और आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर आपके पास एस सबशेल हो, it can accommodate maximum 2 electron. If you have the p subshell, it can accommodate maximum 6 electron. If you have the d subshell, it can accommodate 10 electrons. If you have the F subshell, it can accommodate 14 electrons. ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इनको हमने क्वांटम नंबर्स में स्टडी किया था। स्टूडेंट, इन्हीं को बुनियाद बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में पहली जो बात है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, विस्वेसर N+L रूल। विस्वेसर N+L rule. N+L. What is N? N is the principal quantum number.
The value of n is 1, 2, 3, 4. Non-zero, positive integer. What is L? L is the azimuthal quantum number. और इसकी वैल्यू क्या थी? L की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n, और लास्ट में हम कहते थे n-1. अब ना ये है विस्वेसर n+L रूल. ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें सब शेल का ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताता है. ये रूल हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ सब शेल, यानी आप इसको क्या कहेंगे, ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर तरतीब, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल्स. सब शेल्स, सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर. कौन सा सब शेल लो एनर्जी पे है, हाई पे कौन, उससे ऊपर कौन, उससे ऊपर कौन. n+L. पहले रूल को समझो, फिर मैं आपको मजीद बातें समझाता हूं. देखो रूल क्या लिखा हुआ है. रूल लिखा हुआ है द सबशेल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+L वैल्यूज. आपने सब शेल्स की n+L वैल्यू लेनी है. जैसे जैसे n+L वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और वही उनका एनर्जी ऑर्डर है. दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ एनी टू सब शेल्स हैव द सेम n+L वैल्यू, यहां पे फड्डा आ गया. दो सब शेल्स हैं, उनका n+L वैल्यू सेम आ रही है. फिर क्या करना है? देन दैट सब शेल्स इज प्लेस्ड फर्स्ट हुज n वैल्यू इज स्मॉलर. तो फिर आपने पहले उसको रखना है जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी. स्टूडेंट, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं मजीद डेप्थ के साथ, तो जरा इस टेबल को देखिए. माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेबल है. इस टेबल में आपके पास ये सब शेल्स हैं. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5. ये आपके पास सब शेल्स हैं. इस कॉलम में आपके पास इनकी n की वैल्यू है, फिर नेक्स्ट कॉलम में इनकी l की वैल्यू है, और फिर दोनों का सम यानी n+L का सम आ गया. माय डियर स्टूडेंट, आपने पहले 1s की बात करें. 1s में ये जो 1 है, दिस 1 इज द वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू 1. दूसरी हमारे पास आ गया l. ये जो 1s है, ये 1s, इसमें जो ये 1 है, दिस 1 इज द वैल्यू ऑफ l. s, अब आपने देखना है कि s के लिए l की वैल्यू क्या है. तो स्टूडेंट, हमने अज़ीमुथल क्वांटम में पढ़ा था कि अगर आपके पास s सब शेल हो, तो फॉर s सब शेल द वैल्यू ऑफ l इज 0. फॉर p सब शेल द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1. फॉर d सब शेल द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 2. एंड फॉर f सब शेल द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 3. आपको हर सब शेल के लिए L की क्या वैल्यू आएगी ये पता है, क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा है. तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 आ गया n की वैल्यू, और s के लिए L की वैल्यू क्या आ गई 0. तो अगर आप दोनों का, स्टूडेंट देखें, अगर आप दोनों का सम लेंगे तो आपके पास ये आएगा 1. तो इसका मतलब, अब आ जाएं 2s पे. ये जो 2 है, ये n की वैल्यू आ गई, और s के लिए L की वैल्यू आ गई 0. तो इसका मतलब सम आपके पास क्या आ गया 2. अब आप 2p पे आ जाए. स्टूडेंट, 2pp के लिए आप देखेंगे, ये जो 2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, while for p the value of l is equal to 1. so 2 plus 1 that is equal to 3. अब आप 3s पे आ जाए. 3s के लिए n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, और ये आपके पास क्या आ गई 3. अब देखें, 2p और 3s दोनों की n+L वैल्यू सेम आ गई. अब आप दोनों में से किसको पहले रखेंगे? हम उसको पहले रखेंगे जिसकी n की वैल्यू कम है. तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 है, और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है. तो 2p इसको हम पहले प्लेस करेंगे. स्टूडेंट, इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आप इनकी n+L वैल्यू, इसको बेस बनाकर आप इन सब शेल्स इनको अरेंज करते जाए. तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सबसे पहले जो है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले आएगा 1s, 1s, फिर हमारे पास 2s,
फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s एंड सो ऑन, ये मूव करता है। अगर मैं इनको एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से लिखूं तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है। उससे ज्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी 2p की, उससे ज्यादा एनर्जी 3s की, उससे ज्यादा 3p की एंड सो ऑन। ये हमारे पास तरतीब बढ़ती जाती। एक और चीज अगर मैं इन्हीं बातों को एक और अंदाज में आपके सामने पेश करूं तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गया 1s, ये सबसे लो एनर्जी पे 1s, फिर ये 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f एंड सो ऑन। आप ना एरो की मदद से देखें, ये पहले एरो आपको शो कर रहा है कि ये 1s, 1s के बाद ये एरो फिर आ गया जी 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s। इस तरह ये एरो की मूवमेंट जो है, जो एरो की मूवमेंट है वो हमें बता रही है कि आपका एनर्जी, सब शेल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या है। इन चीजों को आपने, ये हमारे पास था विस्वेसर n+l रूल। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें सब शेल का एनर्जी ऑर्डर बता रहा है कि सब शेल को किस तरतीब के साथ आपने रखना है। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव द ऑफ बा प्रिंसिपल। ऑफ बा प्रिंसिपल, अब मेरा पहला आपसे क्वेश्चन, हम इसे ऑफ बा प्रिंसिपल क्यों कहते हैं जी? ये बा स्टूडेंट हमें क्या कहते हैं, वो हमें आंसर देते हैं कि ऑफ बा इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, लिहाजा उस साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम ऑफ बा प्रिंसिपल कहते हैं। ये गलत है, ऐसी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ऑफ बा इज अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड, ये जर्मन जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। एक्चुअली ऑफ बा प्रिंसिपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू रूल्स, चंद रूल्स हैं उनको कंबाइन किया, ऑफ बा प्रिंसिपल। ऑफ बा प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर एंड पॉली, वुल्फगैंग पॉली और बोहर, इन दोनों ने इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया था। इसके ऑफ बा को हम बिल्डिंग अप कहते हैं, तो समटाइम दिस प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। तो हम इसे क्या कहते हैं? दिस वन इज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, हम इसको बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। अच्छा, ये हमें क्या बताता है? ये एक्चुअली विस्वेसर n+l रूल उसकी ही एक्सटेंशन है। दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है? विस्वेसर रूल हमें सब शेल का एनर्जी ऑर्डर बताता है और ऑफ बा प्रिंसिपल हमें उन सब शेल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। कैसे? स्टेटमेंट्स की, द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सब शेल में फिल करना है, किस तरतीब से? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। जैसे जैसे उन सब शेल्स की एनर्जी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपने सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर एंड सो ऑन। यानी पहले आपको सब शेल्स को अरेंज में लाना है, तरतीब में लाना है। कौन सी तरतीब? जो हमें n+l रूल से हासिल हुई। फिर आपने उन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देता। कैसे? स्टूडेंट मेरे पास ना, जैसे मैंने आपसे लिखा, एक और भी टोटका जरा ज़हन में बिठाओ ना, एक और तरतीब में स्टूडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। ये वही विस्वेसर n+l रूल ही है। इसका एक ना आप कह लें टोटका, जिससे आप आसानी से अपने मतलब को पा सकते हैं। वो क्या? स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक
स्कूल। ये एक तरतीब है। मैंने दो दफा एक चीज, स्कूल स्कूल मैंने 2 दफा लिखा, पब्लिक स्कूल 2 दफा लिखा। जरा देखिए, स्कूल स्कूल, एस स्मॉल एस, एस एस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल 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 पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, एंड सो ऑन। फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये मैंने SPDF लिखा। दीज आर सब शेल्स। अब आपने क्या करना है, एस जो है ना, इसके साथ नंबरिंग करनी है, 1 से शुरू करना है। एस को हमने शुरू किया 1 से। ये हो गया जी हमारे पास 1S, 2S, सिर्फ S के साथ 3S, 4S, 5S, 6S, 7S एंड 8S। P को 2 से शुरू करें, S को 1 से, P को 2 से। 2P, 3P, 4P, 5P, और देन यू हैव द 6P एंड यू हैव द 7P। S को 1 से स्टार्ट किया, P को 2 से स्टार्ट किया, D को 3 से, 3D, 4D, 5D एंड 6D। S को 1 से शुरू किया, P को 2 से शुरू किया, D को 3 से शुरू किया, F को 4 से शुरू करें। ये हमारे पास आ गया 4F एंड दिस वन इज द 5F। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो मैंने रेड कलर में लिखा SPDF, ये सब शेल्स हैं, और मैंने इसके साथ जो 1 2 3 4 5 6 लिखा, दीज आर ऑर्बिट। तो 1S का मतलब क्या है, ये S सब शेल फर्स्ट ऑर्बिट से बिलोंग करता है। 2S का मतलब क्या है, ये सेकंड, ये S सब शेल सेकंड ऑर्बिट से बिलोंग करता है। तो सारी ये जो नंबरिंग है, ये उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है। ये तरतीब है जो आपने N+L रूल में पढ़ी। ये तरतीब हमें क्या बताती, ये हमें बताती कि 1S की एनर्जी सबसे कम है, 2S की उससे ज्यादा, 2P की, यानी ये हमें बता रहा है। ये सब शेल का एनर्जी ऑर्डर हमें बता रहा है, एनर्जी ऑर्डर ये हमें, और आपने ये आसानी से इस फार्मूला के तहत इसको निकाल लिया। ये मेरे पास एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, एंटी टेस्ट में इससे रेलेवेंट MCQs आते हैं। 2 तरह के MCQ आता है। एक MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल। कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है? आपसे आंसर क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए आपके पास आ गया जी 4S, ऑप्शन बी आपके पास आ गया 2D, ऑप्शन सी आपके पास 6F, और ऑप्शन डी आपके पास आ गया जी 3P। अब आप इसमें देखें, 4S इज पॉसिबल। क्यों? S 1 से शुरू होता है, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 5, ये पॉसिबल। 2D इज नॉट पॉसिबल। D कहां से शुरू होता है? D 3 से शुरू होता है। 1D, 2D यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में D सब शेल नहीं होता। 6F, यस, 4F, F जो F सब शेल है भी, ये फोर्थ ऑर्बिट से शुरू होता है। 4F, 5F, 6F, 7F, हां 1F, 2F, 3F नहीं होगा। इसी तरह आप P की बात करें, 1P नहीं होगा, 2P, 3P ये होते हैं। तो आपका आंसर ये आ गया। एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है बताएं इनमें से, इन सब शेल्स में से कौन सा सब शेल हाई एनर्जी रखता है, कौन सा सब शेल लो एनर्जी रखता है। यानी वो 4 आपको ऑप्शन देंगे, उसमें 4 डिफरेंट सब शेल्स होंगे, तो आपने बताना है कौन सा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, कौन सा हाई एनर्जी लेवल पे। तो आपने उसके एनर्जी ऑर्डर बताना होता है। वो भी तभी आएगा जब आपको ये तरतीब आएगी। एक और चीज, अब आपने इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने आपसे कहा कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम कितने? 14। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर अकोमोडेटेड इन अ सब शेल। अब नजर देखें, मैं आपसे कहता हूं यू हैव द सोडियम एटम।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इट मींस इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स में अकोमोडेट करना है। पहले आप उन सब शेल्स को एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करेंगे। पहले आपके पास क्या आ गया, पहले आपके पास 1s 2s 2p 3s, यहां तक ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएंगे। स्टूडेंट 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने अकोमोडेट हो गए 10। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1, तो वो आपके पास आगे s ऑर्बिटल s सबशेल में चला जाएगा। यूं आपने इन सोडियम एटम उसके सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू ऑफ-पावर प्रिंसिपल। आगे हम स्टूडेंट बढ़ते हैं। वी हैव द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वुल्फगैंग पॉली, और दिस वन इज कॉल्ड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैंने इसके ना स्टूडेंट 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दोनों को हकीकत में दोनों एक ही बात को एक्सप्लेन कर रही हैं। जरा देखिए, लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। आपके पास एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सेम स्पिन के साथ नहीं होंगे, वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। और ये क्यों वो अपोजिट के साथ होंगे, ये मैंने आपको प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर में समझा के ना। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी एक और बात, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल, एक आपके पास ऑफ अ पॉली इलेक्ट्रॉन एटम, आपके पास एक एटम है, एक ऐसा एटम है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। आपके पास वो एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो हाइड्रोजन का है। आई मीन हाइड्रोजन से हटके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही, यह पॉली इलेक्ट्रॉन एटम की बात हो रही है। तो जो हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं, तो कोई भी पॉली इलेक्ट्रॉन एटम ले, उसके किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये 2 बातें जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आसानी से समझ आएगी, कोई मुश्किल नहीं। देखिए जरा, पहली बात, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। स्टूडेंट इस पॉइंट को तो जरा समझना। मेरे पास ना ये एक वीडियो टाइप है, ये हमारे पास रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करते हैं, और ये रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसको जरा देखना माय डियर स्टूडेंट। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड वर्टिकली जब ये अपवर्ड मूव करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपके पास पॉइंट अगर आपको समझ आई है, ये यही पॉइंट है जो हम समझाने जा रहे हैं कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक की जो वर्टिकल रोटेशन अपवर्ड होगी तो दूसरे की वर्टिकल रोटेशन डाउनवर्ड होगी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात हम इधर भी पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट जरा सुने। मेरे पास ना सपोज मेरे पास ये कार्बन है, माय डियर स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ये मैंने ऑर्बिटल बनाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने, 2 4 5 और 6। आप ना इसकी बात कर रहे हैं, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है 2s। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी मैं क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपके सामने लाता हूं।
ऑर्बिटल कौन सा है? 2s ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। हम इन इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज उसको दे। पहले आप इस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू देखें। इस इलेक्ट्रॉन की जो स्टूडेंट n की वैल्यू है n, वो आपके पास आएगी 2। आप इसकी ना l की वैल्यू देखें। आपके पास इसकी जो l की वैल्यू है s के लिए l की वैल्यू क्या आ गई? 0। आप इसकी m की वैल्यू देखिए, और आप जानते हैं m मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। आप इसकी s की वैल्यू देखें। व्हाट इज s? s इज द स्पिन क्वांटम नंबर, और चूंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपके पास आएगी +12। ये क्लॉकवाइज। अब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें। ये इलेक्ट्रॉन जो उसी ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिटल में है, इसकी n की वैल्यू 2, इसकी l की वैल्यू 0, इसकी m की वैल्यू 0। आई मीन दोनों इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। लेकिन स्टूडेंट अगर इसकी s की वैल्यू +12 है तो इसकी s की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? -12। मतलब क्या? एक ही ऑर्बिटल में ये आपके पास कार्बन इज अ पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम, ऐसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन एक पॉली इलेक्ट्रॉन एटम है। उसके मैंने ना एक ऑर्बिटल की बात की है 2s ऑर्बिटल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मैंने इन 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू देखी, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? आंसर है नहीं। मैक्सिमम कितनों की सेम, कितने क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है? मैक्सिमम 3 की हो सकती है। तो चौथा क्यों डिफर किया? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक की s की वैल्यू +12 है तो दूसरे की s की वैल्यू क्या होगी? -12। यही बात ऊपर हमने की कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन का मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दिस वन इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास हंट्स रूल। मैं पहले आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूं, फिर हम इसके एग्जांपल की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा कि इफ degenerate orbitals are available and more than one electron, more than one electron are to be placed in them. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास, उनमें हमने प्लेस करना है। देन they should be placed in separate orbitals with same spin rather than putting them in
same orbital with opposite spin. My dear student, this one is the Hund's rule. आपको इसे याद करना है, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी. इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, पहले ये बात करते हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या है. ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, यानी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम है, आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम. हमारे पास डीजनरेट है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमने उनमें प्लेस करने. फिर क्या करना है? दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन rather than putting them in the same orbital with opposite spin. मैं आपके साथ ना 2-3 एग्जांपल शेयर करता हूं. स्टूडेंट, नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. जरा देखें, ये नाइट्रोजन का एटम है. ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है. पहले आपके पास 1s, फिर आपके पास 2s. 1s की एनर्जी लोअर, 2s की उससे हायर, और फिर आपके पास 2px, 2py, 2pz. माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम है. लिहाजा ये 2px, 2py, 2pz दीज आर कॉल्ड द डीजनरेट ऑर्बिटल्स. हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हमने उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करना है. पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए. कितने रह गए? 3 रह गए. और हमारे पास ऑर्बिटल कितने हैं? 3 है, 2px, 2py, 2pz. बट दीज ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट. अब वो सेंटेंस, इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, हियर वी हैव द 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम. हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो हमने इनमें अकोमोडेट करने. तो फिर हमने क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन देम. आपने इलेक्ट्रॉन्स को उनमें प्लेस करना है इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन. तो आपने क्या करना है? आपने एक इलेक्ट्रॉन ये 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py में, एक इलेक्ट्रॉन 2pc में, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो सेम है. या इसको ऊपर कर लो या आप स्पिन को नीचे कर लो, सेम स्पिन होनी चाहिए. तो दिस वन इज द हुंड्स रूल. यानी आपके पास क्या आया? आप कहेंगे जी ये हमारे पास आ गया जी 1s2, 2s2, फिर 2px, 2py, 2pz. आपके पास ये सबसे लो एनर्जी पे, ये उससे ज्यादा एनर्जी पे, और इन तीनों की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन इन तीनों की आपस में सेम है. लिहाजा ये तीनों क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड द डीजनरेट ऑर्बिटल्स. कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है? 3 रह गए. 7 में से 4 अकोमोडेट हो गए, 3 रह गए. तो आप ये नहीं करेंगे कि 2 इसमें लगा दिए, 1 में. नो, आप ये करेंगे, आप एक इसमें लेंगे, एक इसमें लेंगे और एक इसमें लेंगे. अब आपने क्या किया? आपने इन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखा विद सेम स्पिन. अगर आप यूं करें ना, ये 2px, 2py, 2pz, अगर आप यूं करें, 2 इसमें लगा दें, एक इसमें लगा दें, यह गलत है. अगर आप ये करें 2px, 2py, 2pz, अगर आप ये करें जी इसमें एक है, इसमें नीचे एरो कर दें, इसमें ऊपर कर दें, ये भी गलत है. ऐसा नहीं कर. इन बातों को आपने ज़हन में बैठाना है. नाइट्रोजन की मैंने आपको बता दी. आप स्टूडेंट ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करेंगे. एक और भी बात याद रखना, एक हम पढ़ते हैं ना वैलेंसी पढ़ते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी. तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी हमें यहीं से मिलता है. तो जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में अकोमोडेट करें, अरेंज करें, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो उस एटम की वैलेंसी कहलाता है. अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताती है
कि इसके पास 3 अनपेड है। ये किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर कॉल्ड पेड इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड द अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें? 3। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। इस तरह अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन विल हैव द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लोरीन you have only 1 unpaired electron, so the valency of fluorine is 1। यानी ये जो हमें हुंड्स रूल है, ये डीजेनरेसी रूल है, ये हमें वैलेंसी ऑफ एटम के बारे में भी आगाह करता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, हमने अफबार प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।